नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन है या आप बैंक में एफडी या सेविंग करते हैं नहीं। और रखते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो आज का न्यूज़ ट्रेंडिंग है। आरपीओ रेट 5.25% से बरकरार रहने का मतलब क्या है? क्या आपकी ईएमआई कम हो गई या ज़्यादा? एफडी पर इंटरेस्ट रेट का क्या होगा? क्या आने वाले समय में लोन सस्ता हो सकता है या आम बैंक कस्टमर को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। क्या क्या बात कर रहे हैं? वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और आप ऐसे ही बैंकिंग फाइनेंस अपडेट चाहते हैं तो हमारे फाइनेंस ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आरपीओ रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि आरपीओ रेट आखिर होता क्या है। आरपीओ रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट फंड उपलब्ध कराता है। ये आसान भाषा में समझते दोस्तों। अगर आपको किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है वो आरबीआई से पैसा ले सकता है। आरबीआई उस पैसे पर जो इंटरेस्ट रेट लगाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि यह रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो सकता है। इसका असर धीरे धीरे लोन इंटरेस्ट रेट पर पड़ रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सकता है। अगर रेपो रेट घटता है तो बैंक के लिए बोरोइंग कॉस्ट कम हो सकती है और इसका फ़ायदा कुछ लोन कस्टमर को मिल सकता है। इसलिए रेपो रेट का सीधा संबंध इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, लोन और इंटरेस्ट रेट से है। क्वेश्चन नंबर 2, तो 5.25 रेपो रेट का मतलब क्या है? अब बात करते हैं इसका मौजूदा रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% बनाए रखा है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने फिलहाल रेट में कोई कटौती या बढ़ोतरी नहीं की है। यह फैसला इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक और ग्रोथ और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रेपो रेट स्थिर रहने का मतलब यह नहीं कि हर बैंक की लोन ईएमआई बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि आपकी लोन ये बड़ी अच्छी बात कही है। रेट कई चीज़ों पर निर्भर करती है। आपका लोन टाइप, आपका इंटरेस्ट रेट, बैंक के लैंडमार्क और आपका क्रेडिट कार्ड प्रोफाइल और आपके लोन एग्रीमेंट के कंडीशन। इसलिए किसी भी लोन को कस्टमर को अपने बैंक पर टाइम पर जरूर चेक करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, होम लोन लेने वाले पर क्या असर पड़ सकता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपने होम लोन लिया है तो क्या होगा? अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हुआ है तो आरबीआई के रेट डिडक्शन में आपके लोन रेट को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन रेपो रेट 5.25% पर अनचेंजिंग रहने से तुरंत ईएमआई कम होना जरूरी नहीं है। अगर आप आगे आरबीआई रेट में कटौती करता है तो अरे कहना क्या चाहते हो? इसका बैंक का कटौती का फायदा कस्टमर तक पहुंचाता है तो भविष्य में ईएमआई का लोन कितना असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 20 लाख रुपये का लोन लिया है। आपकी ईएमआई रेट और रिमेनिंग टेनर पर डिपेंड करेगी। और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ईएमआई कम हो सकती है, दूसरी
EMI वही रखते हुए लोन जल्दी खत्म नहीं रखते, लेकिन जो फायदा आपके बैंक और लोन टर्म पर डिपेंड करेगा। इसलिए सिर्फ रेपो रेट देखकर EMI का एग्जैक्ट अमाउंट बनाना सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कार लोन और पर्सनल लोन पर असर। और आप बात करते हैं कार लोन और पर्सनल लोन की। कार लोन पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट की कई फैक्टर और अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। डिपेंड करते हैं और बैंक की फंडिंग कॉस्ट कम होती है तो कंपटीशन के कारण कुछ बैंक को लेंडिंग रेट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट अक्सर होम लोन को तुलना में ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्क अलग होता है। और इसलिए अलग अलग नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ बैंक पर डिपेंड मत रहिए। अगर आप कम से कम 2 से 3 बैंक या NBFC की इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी और प्रीपेमेंट चार्ज और टोटल कॉस्ट को कंपेयर करें। फिर कम निर्णय देकर लोन लेना सही फैसला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, FD वालों की क्या असर। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बैंक में FD रखते हैं। रेपो रेट और बैंक डिपॉजिट रेट के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बदलाव आता है तो बैंक अपनी FD रेट में समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन रेपो रेट तो अनचेंजेड रहने का मतलब यह नहीं कि सभी बैंक में FD रेट भी बिल्कुल अनचेंजेड रहेगी। हर बैंक अपने डिपॉजिट रिक्वायरमेंट और बिजनेस स्ट्रेटजी के अनुसार FD रेट तय करती है। इसलिए अगर आपकी FD रेट मीटर होने वाली है तो रिन्यू से पहले अलग अलग बैंक में करंट रेपो कंपेयर कर समझदारी हो सकती है, लेकिन हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देखकर FD ना चुनें। बैंक की सेफ्टी टेनर और किलोमीटर विड्रॉल रूल और आपकी जरूरत भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6, सेविंग अकाउंट वालों के लिए क्या है। और आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको कोई बड़ा फायदा मिलेगा। सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट अलग अलग बैंक में अलग अलग हो सकता है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। रेपो रेट अनचेंजेड रहने पर आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट में तुरंत बदलाव होना जरूरी नहीं है। इसलिए आपके अकाउंट में लंबे समय तक बड़ी रकम पड़ी रहती है तो आपको फाइनेंशियल ऋण यूनिट के अनुसार यह देखना चाहिए कि पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रहना बेहतर है या किसी शिफ्टेबल इंटरेस्टिंग ऑप्शन में इस्तेमाल करना। ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके रिस्क और फाइनेंशियल गोल के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, RBI रेट क्यों नहीं घटाता है या बढ़ाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि RBI रेपो रेट में बढ़ाता या घटाता क्यों नहीं। इसका एक बड़ा कारण है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो RBI इंटरेस्ट रेट में बढ़ाकर डिमांड नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वही अगर इन्फ्लेशन नियंत्रित हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट की जरूरत हो तो रेट कट होना बना, लेकिन RBI केवल यह पिक्चर नहीं देखता है। RBI के इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल इकोनॉमिक करेंसी मूवमेंट, इक्वालिटी और कई दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी का वो फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बैंक कस्टमर को अभी क्या करना चाहिए। आप सबसे बड़ी जरूरी हिस्सा, अगर आप बैंक कस्टमर हो तो आपको अभी क्या करना चाहिए। पहला काम, आपके ऊपर फ्लोटिंग रेट लोन है तो अपने बैंक में से आप करंट इंटरेस्ट रेट में ज़रूर चेक कर लें। दूसरा काम,
लोन की EMI के साथ साथ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल भी देंगे। तीसरा काम आपको करना भैया, अगर आप नया लोन लेने वाले हैं तो आप कम से कम 2 से 3 डेटों की टोटल कॉस्ट कंपेयर करें। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा चौथा काम आपकी एफडी म्यूचुअली करीब है तो करंट एफडी रेट कंपेयर करें। और पाँचवा काम करना भी आपको इमरजेंसी के लिए पर्याप्त पैसा लिक्विड फंड में रखें। और सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया या किसी प्रकार के खबर के आधार पर लोन या इन्वेस्टमेंट का फैसला न लें। आरबीआई ने अपने बैंक में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1, आम आदमी के कुल असर। तो दोस्तों पूरी कहानी के आसान भाषा में समझे। पूरे 5.25% पर अनचेंज रहने का मतलब है आरबीआई ने फिलहाल इंटरेस्ट में कोई नया बदलाव नहीं किया है। लोन लेने वालों को इसका मतलब जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुरंत EMI में कमी की गारंटी नहीं है। एफडी वालों के लिए इसका मतलब है बैंक में एफडी रेट नहीं मानेंगे। और सेविंग अकाउंट वालों के लिए भी इसका असर बैंक में अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बैंक की करेंट इंटरेस्ट रेट और अपने लोन डिपॉजिट एग्रीमेंट को समझें। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पर्सनल लोन में क्या लोन है, और आप लोन है तो आपकी करंट इंटरेस्ट रेट कितनी है। और आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ऐसी आसान भाषा में हर बैंकिंग, गवर्नमेंट अपडेट, आरबीआई, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है की जानकारी पाने के लिए हमारे फाइनेंस यानी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक लिखा है मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।